हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीटा ऑक्सीडेशन को। तो उसमें एक थोड़ी इंटरप्शन आ गई थी। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन जो है, लेट सपोज कि हम लोगों ने लिवर में कराई। ठीक है, हमारी बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है? लिवर के अंदर हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले हमें जो हमारा फैटी एसिड है उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फैटी एसिड को एक्टिवेट कराते हैं। किस तरीके से? कि फैटी एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं विद को ए, रिएक्ट करवाते हैं फैटी एसिड को विद को ए। एंजाइम कौन सा यूज होगा? असाइल को ए सिंथेटेस। सिंथेटेस, ठीक है, असाइल को ए सिंथेटेस, क्योंकि हमें बनाना क्या है? असाइल को ए। फैटी एसिड प्लस को ए हमने यूज किया, हमारे पास क्या बन गया? असाइल को ए। किस एंजाइम के थ्रू? असाइल को ए सिंथेटेस। ये एंजाइम क्या करता है? ये हमारे पास एटीपी लेता है और एटीपी में से दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड यूज करता है। एटीपी में से क्या करता है? दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड यूज करता है। तो यानी कि हमारे पास दो हाई एनर्जी बॉन्ड जो है यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हमारे पास बॉन्ड यूटिलाइज हुए? दो हाई एनर्जी बॉन्ड यूटिलाइज हुए। और फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन के लिए, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसको वो करवाया, एक्टिवेट करवाया। एंड फॉर एक्टिवेशन वी नीड को ए। फॉर एक्टिवेशन वी नीड को ए, एंजाइम असाइल को ए सिंथेटेस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? असाइल को ए। और एटीपी को जब हमने क्लीव करवाया, इसमें से दो हाई एनर्जी बॉन्ड ले लिए, तो हमारे पास क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेटेस। और पायरोफॉस्फेट उस वक्त निकलता है जब हम दो हाई एनर्जेटिक बॉन्ड यूटिलाइज करा लेते हैं। अब ये स्टेप तो हो गया साइटोसोल के अंदर। बाकी जितनी हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो असाइल को ए जो है, असाइल को ए इज इम्परमिएबल कि वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन से पास हो सके। अब माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो सकता, तो इसको पास करवाने के लिए वी नीड अ ट्रांसपोर्टर, एंड दैट ट्रांसपोर्टर इज कॉल्ड एज कार्निटीन। कार्निटीन क्या है? ये हमारे पास एक बोट है, एक फेरी बोट है, एक ट्रांसपोर्टर है जो कि क्या करता है? हमारे पास असाइल को ए को ट्रांसपोर्ट करवाता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कराता है? अच्छा, क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम विच मेटाबोलाइट्स कार्निटीन इज फॉर्म। फ्रॉम विच मेटाबोलाइट्स कार्निटीन इज फॉर्म, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना गाइस, ल्यूसीन, आप लोग भी लिख लें, ल्यूसीन प्लस मेथियोनिन। ठीक है, इन दोनों से मिलके ये हमारे पास बनता है। ठीक है, सॉरी, ये देखो मुझे भी चीज़ याद नहीं रहती। ये ल्यूसीन नहीं था, मुझे उसी टाइम पे डाउट हो रहा था, ये था लाइसिन। ठीक है, लाइसिन और मेथियोनिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बीसीक्यूज में भी देखा है, ये क्वेश्चन आता है कि कार्निटीन किससे बना हुआ है? लाइसिन और मेथियोनिन। लाइसिन और मेथियोनिन दो अमाइनो एसिड्स हैं, उनसे मिलके हमारे पास क्या बनता है? कार्निटीन। अब कार्निटीन क्या है? कार्निटीन हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है। अब क्या होगा कि ये हमने इसकी लिवर की साइटोसोल के अंदर ही हमारे पास कार्निटीन होगा। कार्निटीन क्या करेगा? असाइल को ए को अपने साथ अटैच कर लेगा। कार्निटीन क्या करेगा? असाइल को ए को अपने साथ अटैच कर लेगा। अटैच करने के बाद हमारे पास क्या होगा? एक सेकंड, असाइल को ए को कार्निटीन अपने साथ क्या कर लेगा? अटैच कर लेगा। अब ये जो है असाइल कोए और कार्निटीन, ये कहाँ पर हमारे पास अटैच होंगे? ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है क्या? कार्निटीन जो है वो असाइल कोए को अपने साथ अटैच कर लेगा। अब ये कहाँ पर होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे हमारे पास एक प्रोटीन लोकेटेड होता है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। अब ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या कराता है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। ये हमारे पास क्या कराता है? असाइल को ए को कार्निटीन के साथ रिएक्ट कराता है। और रिएक्ट कराने के बाद क्या करता है कि असाइल को ए का को ए इसको अलग करा देगा और कार्निटीन को असाइल के साथ बाइंड करा देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? असाइल कार्निटीन बन जाएगा। किसने करवाया? कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज ने। अब मैंने इसको पाल्मिटोइल क्यों कहा? ठीक है, तो याद रखना गाइस, मोस्टली जो बॉडी में फैटी एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पाल्मिटिक एसिड। वो कौन से होते हैं? पाल्मिटिक एसिड्स। तो इसी वजह से मैंने इसको क्या कहा? कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो पाल्मिटिक एसिड क्या है? हमारा असाइल एक्चुअली। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड क्या है एक्चुअली?
असाइल है, हम असाइल जो है मतलब जो फैटी एसिड है वो कौन सा है, वो है पैल्मिटिक एसिड। तो इसी वजह से एंजाइम का नाम क्या पड़ गया, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। हमारे पास अब क्या बन गया, इस एंजाइम ने क्या करा है, कोए को सेपरेट करा दिया, कार्निटीन को असाइल के साथ अटैच करा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, असाइल कार्निटीन। अब असाइल कार्निटीन यहाँ पर आ गया, यहाँ से फिर यह हमारे पास इनर मेम्ब्रेन पे जाएगा। इनर मेम्ब्रेन पे एक और एक ट्रांसपोर्टर लोकेटेड है, वो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, उसको हम कहते हैं कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 2। उस इनर मेम्ब्रेन पे जो ट्रांसपोर्टर लोकेटेड है उसको हम क्या कहते हैं, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 2। ये कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 2 क्या करता है कि जो असाइल की अपनी ओरिजिनल फॉर्म थी, जो असाइल की अपनी ओरिजिनल फॉर्म थी, वो क्या फॉर्म थी, वो हमारे पास थी असाइल को ए, तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एंजाइम जो है हमारे पास कौन सा, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 2, इसका काम क्या है कि असाइल कार्निटीन को दोबारा अपनी असल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। कैसे कि कार्निटीन को सेपरेट करा दे और कोए को अटैच करा दे। तो हमारे पास ये एंजाइम क्या करता है कि असाइल को कोए के साथ अटैच करा के असाइल कोए बना देता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास ये कार्निटीन आ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास असाइल कोए प्लस कार्निटीन आ गया। अब इस कार्निटीन को हमें दोबारा बाहर भिजवाना है ताकि दूसरे फैटी एसिड्स को लेकर आ सके। उसके लिए हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन पे एक और एक ट्रांसपोर्टर लोकेटेड होता है जिसको हम कहते हैं असाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेस। असाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेस, असाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेस क्या करता है कि ये जो कार्निटीन मैट्रिक्स के अंदर आ गया है उसको लेता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भेज देता है ताकि दूसरे को कैरी करके ला सके। अब ये जो असाइल को ए जो अब माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में आ गया है, अब सारा गेम जो है ना इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। तो गाइस अब सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ये क्या है हमारा असाइल को ए, ये हमारे पास क्या है असाइल को ए। अब असाइल को ए के ऊपर सबसे पहले हम क्या कराएंगे, डीहाइड्रोजिनेशन। असाइल को ए के ऊपर हम सबसे पहले क्या कराएंगे, डीहाइड्रोजिनेशन। अब डीहाइड्रोजिनेशन हमारे पास कहाँ होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझना। डीहाइड्रोजिनेशन हमारे पास होगी अल्फा कार्बन पे और बीटा कार्बन पे, यानी कि अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन हम ये ले लेंगे। ठीक है, लेट मी एडजस्ट इट। हमने अभी क्या किया, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन। जब हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करा दी, ये दो हाइड्रोजन निकाल दिए। ठीक है, अब जब ये हमने दो हाइड्रोजन निकाले, एंजाइम कौन सा होगा, असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस ने क्या किया कि दो हाइड्रोजन निकाल दिए। निकालने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास FAD के पास आ जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ आएंगे, FAD के पास आ जाएंगे। अब ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ आ गए, FAD के पास। FAD हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, FAD हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। FAD किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 के अंदर। फिर ये हमारे पास कहाँ जाएगा, FADH2 ये हमारे पास 30 उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। FADH2 कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहाँ पे हमारे पास ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सेकंड कॉम्प्लेक्स जो होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स पे जाएगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स पे FMN होगा। FMN को ये अपने दो हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, तो FMN कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 के अंदर। और फिर FAD से हमें पता है कितनी ATP मिलती है इन दी एंड, FAD से हमारे पास 3 ATP आ जाएगी, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी कंटिन्यू होगी और हमारे पास 2 ATP मिलती है। FAD से हमारे पास कितनी मिलती है, 2 ATP। तो हमें FAD से 2 ATP मिल जाएगी। ठीक, ये हमारा FAD का फेट हो गया। अब जब हमने इस असाइल को ए से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक डबल बॉन्ड बन गया। एक डबल बॉन्ड बन जाएगा जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन, अल्फा से और बीटा से दोनों से जब आपने एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा बीटा ऐसा। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल को ए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल को ए। आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल को ए। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन, यानी कि हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जब हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वाटर के अंदर क्या होता है,
HOH, ठीक है। वाटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, HOH। H जो है वो हम अल्फा कार्बन पे ऐड करते हैं, OH जो है वो हम बीटा कार्बन के ऊपर ऐड करते हैं। तो H जो है वो आपने कहाँ ऐड कर दिया, अल्फा कार्बन पे, और OH जो था वो आपका बीटा कार्बन पे आ गया। तो आपका अब ये एक हाइड्रोक्साइल असाइल कोए बन गया। आपका हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोक्साइल असाइल कोए। इसको हम बोलेंगे 3 हाइड्रोक्साइल असाइल कोए, 3 हाइड्रोक्साइल असाइल कोए। जब आपने हाइड्रोक्साइल ऐड कर दिया थर्ड कार्बन पे और वी कैन से बीटा कार्बन पे, तो आपके पास क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्साइल असाइल कोए। आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, उस वाटर में से एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे आ गया और OH बीटा कार्बन पे आ गया, ठीक। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्साइल असाइल कोए या बीटा हाइड्रोक्साइल असाइल कोए, ठीक है। अब हाइड्रेशन कराने के लिए आपके पास एंजाइम कौन सा होगा, तो गाइस याद रखना, हाइड्रेशन कराने के लिए जो एंजाइम था वो हमारे पास होता है इनोइल हाइड्राटेस, ठीक है, इनोइल हाइड्राटेस। ये हमारे पास क्या करेगा, हाइड्रेशन कर देगा। इसको मैंने इनोइल क्यों बोला, एंजाइम को मैंने इनोइल क्यों बोला, क्योंकि जो 2 और 3 कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं इनोइल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि वो रिजेंबल करता है इथीन से, तभी इसको हम कहते हैं इनोइल, ठीक है। 2 और 3 कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं इनोइल। तो इसी वजह से हमने क्या कहा, इसको हमने क्या कहा, इनोइल हाइड्रेटेस, ठीक। अब इस इनोइल हाइड्रेटेस से तो हमारे पास हाइड्रेशन हो गई, स्ट्रक्चर क्या आ गया, बीटा हाइड्रोक्साइल असाइल कोए या 3 हाइड्रोक्साइल असाइल कोए, ठीक। क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी। अब हम दोबारा करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। अब हम दोबारा क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हम दोबारा हाइड्रोजन को निकालेंगे। अब हाइड्रोजन को हम कहाँ कहाँ से निकालेंगे, अब हाइड्रोजन जो निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कहाँ से निकलेगा, थर्ड कार्बन से और बीटा कार्बन से। अब हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से निकलेगा, थर्ड कार्बन या बीटा कार्बन से। अगर ये मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं और ये हाइड्रोजन निकाल दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कीटोन ग्रुप बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है, कीटोन ग्रुप। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे समझाऊं, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर मैंने ये हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकाल दिया, तो कार्बन को अब कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया। और अगर मैंने ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो था वो निकाल दिया, तो अब ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड की नीड हो गई, कार्बन को भी एक बॉन्ड की नीड है, ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड की नीड है, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन रहा है, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन रहा है, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ था जो कि अब हाइड्रोजन निकाल दिए तो नहीं है, और चौथा ऑक्सीजन के साथ था, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन से भी एक हाइड्रोजन निकाल दिया, कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड की नीड है, कार्बन को भी एक बॉन्ड की नीड है, तो ये दोनों के दरमियान में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलेंगे, 3 कीटो असाइल कोए। इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलेंगे, जब डिहाइड्रोजिनेशन हमने करा दी, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन हमने कराई, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा 3 कीटो असाइल कोए के अंदर, 3 कीटो असाइल कोए के अंदर, ठीक। चीज़ समझ में आ रही है कि हमारा क्या था, 3 हाइड्रोक्साइल असाइल कोए। 3 हाइड्रोक्साइल असाइल कोए में से जब हमने डिहाइड्रोजिनेशन की, 2 हाइड्रोजन निकाले, तो हमारा स्ट्रक्चर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया 3 कीटो असाइल कोए के अंदर। और 3 कीटो मैंने क्यों बोला, क्योंकि थर्ड कार्बन जो था वो हमारे पास कीटोन कार्बन बन गया, तो इसको हमने क्या कह दिया, 3 कीटो असाइल कोए। अब जब यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हुई है तो हमें एंजाइम तो कोई ना कोई लगाना पड़ेगा, तो एंजाइम कौन सा लगाया था, डिहाइड्रोजिनेशन कराने के लिए एंजाइम जो हमने लगाया था उसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है।
इसने क्या किया, इसने हमारे पास 2 हाइड्रोजन रिमूव कराए, दो हाइड्रोजन हमारे पास ये जो थर्ड कार्बन था उससे 2 हाइड्रोजन को रिमूव कराया। अब रिमूव करा के क्या हुआ कि इसने हमारे पास NAD को वो 2 हाइड्रोजन दिए, वो जो 2 हाइड्रोजन इसने रिमूव कराए वो किसको दिए, NAD को, और NAD से हमारे पास क्या बन गया, NADH2। और हमें पता है NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो कितने ATP देता है, 3 ATP। ठीक, अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, 3 कीटो असाइल कोए। 3 कीटो असाइल कोए को अब हम करेंगे क्लीव। 3 कीटो असाइल कोए को अब हम क्या करेंगे, क्लीव। और क्लीव करने के लिए हमारे पास एंजाइम जो होता है उसको हम कहते हैं थायोलेज। क्लीव करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, थायोलेज। अब क्लीवेज क्या होगी, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में। क्लीवेज क्या होगी, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक तरफ ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा, ये क्लीवेज कैसे होती है, चलो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये रहा आपका कोए टर्मिनल कार्बन, मतलब जो ये, अच्छा कोए जो हमारा अटैच होता है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन था उसके साथ आपका कोए अटैच था इनिशियली जो हमने एक्टिवेशन कराई थी। उसके बाद ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे ये COO मतलब कीटोन ग्रुप, और बाकी पूरी आपकी फैटी एसिड की चेन। अब क्लीवेज जो है, क्लीवेज हमारे पास होगी अल्फा और बीटा के दरमियान में। क्लीवेज क्या होगी, अल्फा और बीटा के दरमियान में। एंजाइम कौन से यूज़ हो रहा है, थायोलेज। अब ये थायोलेज एक्चुअली करता क्या है कि थायोलेज हमारे पास को-ए को, एडिशनल को-ए को हमारे पास किसके साथ अटैच करा देगा, बीटा ग्रुप के साथ अटैच करा देगा। और ये एक स्ट्रक्चर जो है जिसको अब हम बोलेंगे एसिटाइल को-ए, इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल को-ए। इस एसिटाइल को-ए को अलग करा देगा। ठीक, थायोलेज ने क्या किया, एक को-ए लिया और है ना बीटा कार्बन के साथ अटैच करा दिया। बाकी अल्फा कार्बन और जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड को-ए वाला जो कार्बन था उसको एक तरफ करा दिया। अब ये अल्फा कार्बन और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड को-ए, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसिटाइल को-ए। एसिटाइल को-ए मिथाइल, ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है एसिटाइल को-ए। तो थायोलेज ने क्या किया कि एक एडिशनल को-ए लिया, वो हमारे पास जो सेकंड कार्बन, वो बीटा कार्बन जो है थर्ड कार्बन, उसके पर ऐड करा दिया और एसिटाइल को-ए को अलग करा दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया। जब हमने अल्फा बीटा के दरमियान में क्लीवेज कराई, बीटा पे को-ए अटैच करवा दिया, ये बीटा था, बीटा पे हमने को-ए अटैच करा दिया और फिर पूरी फैटी एसिड चेन। तो अब ये जो बीटा जो था, अब ये हमारे पास क्या होगा, बीटा नहीं रहेगा। अब ये हमारे पास बीटा नहीं रहेगा। अब ये स्ट्रक्चर खुद अब हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारे पास असाइल को-ए में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इस असाइल को-ए में क्या मसला है कि 2 कार्बन कम है। इस असाइल को-ए में अब हमारे पास क्या है, 2 कार्बन कम है। क्यों, क्योंकि जब हमने थायोलेज ऐड कराया अल्फा बीटा के दरमियान में, तो अल्फा और एक पहला कार्बन और अल्फा, वी कैन से, अगर और आसानी से समझाना है, हमें पता है बीटा कार्बन क्या है, तीसरा होता है, अल्फा क्या है, दूसरा। एक कार्बोक्सिलिक कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बन और अल्फा कार्बन ये दोनों अलग हो गए, बीटा और पूरी असाइल चेन अलग हो गई। चीज़ समझ में आ गई कि ये हमारे पास जो बीटा कार्बन के ऊपर हमने को-ए अटैच कराया है वो हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, असाइल को-ए विथ 2 कार्बन लेस, टू कार्बन लेस कैसे हुए कि एक अल्फा कार्बन चले गया, दूसरा हमारे पास ये जो पहला कार्बोक्सिलिक कार्बन था जिसके साथ को-ए अटैच था वो अलग हो गया। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड हो गए, असाइल को-ए 2 कार्बन लेस। यानी कि अगर हमारा पाल्मिटिक एसिड था जो कि 16 कार्बन का होता है, तो ये हमारे पास कितने कार्बन का असाइल बचेगा, 14 कार्बन का। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का होता है, तो हमारे पास ये एक पहली ऑक्सीडेशन हुई, पहली ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बचा, 14 कार्बन वाला एक असाइल को-ए बच गया। पाल्मिटिक एसिड हमारे पास 16 कार्बन का था, 16 कार्बन वाले की जब हमने बीटा ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या एंड प्रोडक्ट क्या बचा, 14 कार्बन का एक स्ट्रक्चर और एसिटाइल को-ए। अब ये एसिटाइल को-ए जो होता है, ये एसिटाइल को-ए ये हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाएगा। और एसिटाइल को-ए जब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, मतलब TCA साइकिल में जाएगा, तो गाइस याद रखना TCA साइकिल से हमारे पास एक TCA साइकिल से
8 TCA साइकिल से हमारे पास कितनी ATP मिलती है? 12 ATP। 8 TCA साइकिल से हमारे पास कितनी ATP मिलती है? 12। ठीक है, 1 TCA साइकिल से हमारे पास कितनी ATP मिलती है? 12। 8 TCA साइकिल से हमारे पास कितनी ATP मिलती है? 12। अब यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाएगी आपकी फैटी एसिड्स जो ऑक्सीडेशन जो है वो आपकी यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाएगी। अब ये 14 कार्बन वाली फिर दोबारा दूसरी साइकिल में जाएगा तो हमारे पास एक तरफ क्या बचेगा? 12 कार्बन और एक एसिटाइल कोए। इस तरीके से ये पूरा पाल्मिटिक एसिड जो है, पाल्मिटिक एसिड जिसमें कितने कार्बन होते हैं पाल्मिटिक एसिड में? 16 कार्बन। अब 16 कार्बन वाला 7 दफ़ा बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा। 16 कार्बन वाला कितनी दफ़ा बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा? 7 साइकिल में। तो हमारे पास क्या होगा कि 14 एसिटाइल कोए मिलेंगे, 14 एसिटाइल कोए, और नेट प्रोडक्ट जो होगा आखिर वाला जो मतलब आखिर जो एसिटाइल कोए मिलेगा, ठीक है, हमारे पास पाल्मिटिक एसिड जो है वो कितनी दफ़ा में जाएगा? 7 साइकिल में जाएगा, ताकि हमारे पास 14 एसिटाइल कोए मिले और लास्ट का जो रिमेनिंग होगा, जो 16 कार्बन का जो रिमेनिंग है, वो हमारे पास 2 कार्बन एसिटाइल कोए मिले। ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। सो गाइज़, वो 7 साइकिल वाला चक्कर समझाने के लिए मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है कि पाल्मिटिक एसिड के अंदर हमारे पास कितने कार्बन थे? 16 कार्बन। अब जब 16 कार्बन पहली साइकिल में गया बीटा ऑक्सीडेशन में, तो हमारे पास क्या बचा? 14 कार्बन का एक असाइल को ए, और हमें क्या मिला? 2 कार्बन का एसिटाइल को ए। ठीक है, ये 2 कार्बन का एसिटाइल को ए, ठीक है, एसिटाइल को ए 2 कार्बन का फर्स्ट साइकिल से हमें ये 2 स्ट्रक्चर मिल गए। फिर जब ये 14 कार्बन वाला सेकंड साइकिल में जाएगा, 14 कार्बन वाला जब बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं सेकंड साइकिल, तो हमारे पास क्या बचेगा? 12 कार्बन और एक और एसिटाइल को ए, एक और हमारे पास क्या मिला? एसिटाइल को ए। ठीक है, फिर जब 12 कार्बन जो है, जब वो हमारे पास थर्ड साइकिल में जाएगा, थर्ड बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 10 कार्बन का असाइल को ए प्लस 2 कार्बन एसिटाइल को ए। ठीक, फिर जब ये 10th कार्बन जो है, जब ये खुद फोर्थ साइकिल में जाएगा, जब ये 10th कार्बन जाएगा फोर्थ साइकिल में, फोर्थ टाइम बीटा ऑक्सीडेशन होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? 8 कार्बन असाइल को ए प्लस 2 कार्बन एसिटाइल को ए। ठीक है, प्लस 2 कार्बन एसिटाइल को ए। जब ये हमारे पास 8 कार्बन फिफ्थ टाइम बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 6 कार्बन असाइल को ए, 6 कार्बन असाइल को ए मिलेगा, साथ में हमारे पास 2 कार्बन एसिटाइल को ए, साथ में क्या मिला? 2 कार्बन एसिटाइल को ए। ठीक, अब जब 6th कार्बन जो है, 6th कार्बन जब 6th टाइम हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 4 कार्बन असाइल को ए प्लस 2 कार्बन एसिटाइल को ए। फिर जब ये 4th कार्बन 7th साइकिल में जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2 कार्बन एसिटाइल को ए। ठीक है, जो कि असाइल को ए का रेमिनेंट आखिर बच जाएगा। असाइल को ए का जो आखिर में रेमिनेंट बच जाएगा वो क्या होगा? एसिटाइल को ए प्लस इस जो 4th कार्बन जो था हमारा 4th कार्बन असाइल को ए, इसकी बीटा ऑक्सीडेशन से जो हमें एसिटाइल को ए मिला। यानी कि नेट चीज़ क्या समझ में आ रही है कि जब 4th कार्बन जब हमारे पास है ना बीटा ऑक्सीडेशन में जाता है, तो एंड में हमें 2 और एसिटाइल को ए मिलते हैं। जब 4 कार्बन जब हमारे पास 4th कार्बन जब 4 कार्बन का एसिटाइल को ए जब उसमें जाता है बीटा ऑक्सीडेशन में, तो हमारे पास 2 एसिटाइल को ए हमें मिलते हैं। तो टोटल एसिटाइल को ए कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 और ये 2। ठीक है, ये हमारे पास 2, तो हमें कितने मिल गए? 8। टोटल हमारे पास कितने एसिटाइल को ए आ गए? 8 को ए आ गए। टोटल हमारे पास कितने आ गए? 8 एसिटाइल को ए हमारे पास आ गए। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। टोटल हमारे पास एसिटाइल को ए कितना है? 8। कैसे? 1, ठीक है, 16 से जब वो 14 और उसके अंदर 2 के अंदर कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 और एंड में हमारे पास 7 8 2 जो हमारे पास एसिटाइल को ए मिले। तो टोटल हमें पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन की जब हमने ऑक्सीडेशन की 7 दफ़ा जब साइकिल की हमने, तो हमारे पास क्या हुआ कि
8 एसिटाइल को ए मिले। पाल्मिटिक एसिड को जब हमने 7 दफ़ा बीटा ऑक्सीडेशन किया तो हमारे पास 8 एसिटाइल को ए मिले। कैसे कि फर्स्ट साइकिल जब हमने की तो 16 कार्बन से 14 कार्बन और 2 एसिटाइल को ए। जब 14 कार्बन जब हमारे पास सेकंड साइकिल में गया तो 12 कार्बन और एसिटाइल को ए। जब 12 कार्बन थर्ड दफ़ा गया तो 10 कार्बन और एसिटाइल को ए। जब 10 कार्बन फोर्थ दफ़ा गया तो 8 कार्बन और एसिटाइल को ए। जब 8 कार्बन फिफ्थ दफ़ा साइकिल में गया तो हमारे पास 6 कार्बन और एसिटाइल को ए। जब 6 कार्बन सिक्स दफ़ा बीटा ऑक्सीडेशन में गया तो 4 कार्बन और एसिटाइल को ए। जब फोर्थ कार्बन 7 दफ़ा गया तो हमारे पास नेट में 2 एसिटाइल को ए मिल जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास 8 एसिटाइल को ए एक पाल्मिटिक एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से मिले। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एनर्जी हमें कितनी मिली। सो गाइस, अगर हम देखेंगे हमें कितनी एनर्जी मिलती है एक कंप्लीट फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से, तो देखो 16 कार्बन का जो पाल्मिटिक एसिड था, 16 कार्बन का जो पाल्मिटिक एसिड था उससे हमारे पास क्या मिला? 16 कार्बन के पाल्मिटिक एसिड से हमारे पास 8 एसिटाइल को ए मिले। कितने मिले? 8 एसिटाइल को ए। और जब एक एसिटाइल को ए इलेक्ट्रॉन उसमें TCA साइकिल में जाता है, एक एसिटाइल को ए जब हमारे पास TCA साइकिल में जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर, तो वो यील्ड करता है 12 ATP। अब जब 12 ATP को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 96 ATP। ठीक है, 96 ATP। 8 एसिटाइल को ए मिले और वो हमारे पास एक एसिटाइल को ए 12 ATP देता है, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? 96 ATP। अब एक साइकिल के अंदर 2 दफ़ा डिहाइड्रोजनेशन हुई थी, एक साइकिल में 2 दफ़ा डिहाइड्रोजनेशन हुई थी। एक दफ़ा FADH2 मिला, एक दफ़ा NADH2 मिला। FADH2 कितनी ATP देता है? 2। NADH2 कितनी देता है? 3। तो 3 और 2 कितने हुए? 5। अब एक साइकिल में डिहाइड्रोजनेशन से हमें 5 ATP मिलती है और हमारे पास पाल्मिटिक एसिड कितनी साइकिल्स चलाता है? 7। तो 5 × 7 35। ठीक है, तो डिहाइड्रोजनेशन से हमें कितनी ATP मिल रही है? 35 ATPs फ्रॉम पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड की जब हमने डिहाइड्रोजनेशन की, पूरी बीटा ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजनेशन की 7 साइकिल्स के अंदर, तो हमारे पास कितनी ATPs आई? 35 ATP। 35 को जब हमने 96 के साथ प्लस किया तो हमारे पास कितना होगा? 131। अब याद रखना कि हमने असाइल जो हमारा फैटी एसिड था उसको एक्टिवेट करवाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? असाइल प्लस को ए, असाइल को ए। इस रिएक्शन को एक्टिवेट कराने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? हमने एंजाइम यूज़ किया था जिसको हमने क्या बोला था? असाइल को ए सिंथेटेस। असाइल को ए सिंथेटेस। और उस असाइल को ए सिंथेटेस ने क्या किया था कि हमारे पास ATP को कन्वर्ट कराया था एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस पायरोफॉस्फेट के अंदर, यानी कि हमारे 2 एनर्जी बॉन्ड यूज़ हुए थे। हमने इनिशियली कितने एनर्जी बॉन्ड लगाए थे? 2 एनर्जी बॉन्ड यूज़ किए थे। तो हमने 131 में से ये 2 एनर्जी बॉन्ड माइनस कर दिए। हमने 131 में से 2 एनर्जी बॉन्ड माइनस कर दी तो हमारे पास कितना आ गए? 129 ATP। 129 ATP। ठीक है, एक असाइल को ए की जब हमने कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास कितने ATP आए? 129 ATP।